नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस को शायद उतनी तवज्जो नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं, कई लोगों को लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी अगर आप इंश्योरेंस कराते हो, बट लेट मी टेल यू, ये इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में आप देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस तो कम से कम होता है। क्या है कि भारत में हमने एफडीआई अभी तक 100% नहीं रखा था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, जिसकी वजह से मैसिव चेंज आया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है। अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026 का हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, आज रात 12 बजे तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ किसी भी कोर्स को हमारे ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका बैकग्राउंड। देखिए, जब हम भारत के इंश्योरेंस लैंडस्केप की बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जब मैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहता हूं तो बेसिकली जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो हर साल आप प्रीमियम पे करते हो ना, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी है, तो एक प्रकार से जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हमारी जीडीपी 100 रुपीज़ है, तो यहां पर भारत का जो प्रीमियम है, सपोज मैं कहता हूं 4 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया ना, एक प्रकार से 4% हो गया ना, ये कि सिर्फ 4 रुपए है, हमारी जीडीपी 100 है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जिसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहा जाता है, ये बाकी के देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। और भारत का कितना, इट इज़ अराउंड 4%। और ग्लोबल एवरेज अगर आप देखोगे तो 7%। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर डबल डिजिट में है ये, 10% के ऊपर, 15% के ऊपर। तो इंश्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा महत्व मिलता है। और जो लार्ज सेगमेंट है पॉपुलेशन की भारत के अंदर, चाहे वो रूरल हाउस हों, इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, वो अभी इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते, मतलब वो अनइंश्योर्ड हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जब हम एफडीआई की बात करते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी वो अपना कितना हिस्सा ले सकती है भारत के किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। मतलब मान लो अगर वो अपना खुद का कंपनी खोलना चाहती है भारत में, कोई फॉरेन की, यूएस की कंपनी है, तो अभी तक वो नहीं खोल सकती थी 100% स्टेक के साथ। उसको भारत के किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ता था। और इनफैक्ट आप देखोगे 2000 के पहले ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर के अंदर आता था। इंश्योरेंस सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर था, इसलिए एफडीआई अलाउ नहीं किया जाता था। 2000 में ये 26% किया गया, 2015 में बढ़ाकर 49%, फिर 2021 में 74%, और अब फाइनली 2025 में 100% एफडीआई जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर वो यहाँ पर भारत में अपना कंपनी खोलना चाहती है, इंश्योरेंस का में एंटर करना चाहती है सेक्टर में, वो अब पूरी तरह से कर सकती है। अब उसके ऊपर कोई बाधा नहीं होगी। अच्छा, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर? 74% एफडीआई वाला जो था वो अभी तक फेल क्यों हुआ? क्योंकि कोशिश यही थी, जब सरकार ने 2021 में 74% किया था एफडीआई, तो सरकार की एक्सपेक्टेशन यही थी कि बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अब भारत में आएंगी, वो यहाँ पर निवेश करेंगी, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल है। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है ना कि आपको तुरंत प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपकी इंश्योरेंस की कंपनी है तो ऐसा नहीं है 2 साल में, 4 साल में प्रॉफिट हो जाएगा, ये लंबा समय लगता है, 8 साल, 10 साल, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो कैपिटल इंटेंसिव लाइफ इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंशन हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा था। 74% एफडीआई वॉज फेल्ड एक्चुअली। सो पॉलिसी विजन यहाँ पर यही था कि जो बिल है इट बेसिकली अलायंस विद इंश्योरेंस फॉर ऑल। सरकार ने नारा दिया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस रिफॉर्म्स के अंदर में आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बिल लाया गया, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? बेसिकली ये जो 3 कानून आप देख रहे हो, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, आईआरडीआई एक्ट 1999 का, और जो एलआईसी एक्ट है 1956 का, इसमें चेंजेस किए गए हैं। और 16 दिसंबर को लोकसभा से बिल पास हुआ और कल जो है राज्यसभा से पास हुआ। ऑब्जेक्टिव यही है
कि भारत का जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, कवरेज को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के अंदर में आए, ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाए और जो पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शंस हैं उसको एक प्रकार से मजबूत किया जाए। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अब एफडीआई 100% कर दिया गया, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंपनी वो किसी भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को खरीद सकती है या फिर अपनी खुद की कंपनी खोल सकती है भारत के अंदर। और यहाँ पर ये भी है, भले ही सरकार ने एफडीआई 100% कर दिया हो, लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा जो मैनेजमेंट और की कंट्रोल फंक्शंस है वो आपका रहेगा, मैंडेटरी रहेगा भारत के रेगुलेटर के अंडर में ही। आईआरडीआई अप्रूव करेगी जो भी रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सेफगार्ड भी रखे हैं कि 100% एफडीआई कह देने से ऐसा ना हो कि जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दें। और रैशनल देखो क्या यही है कि जो कैपिटल है वो बहुत सारा चाहिए होता है इंश्योरेंस सेक्टर में, और बहुत लंबे समय के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। और ग्लोबल जो इंश्योरर्स हैं वो अगर आते हैं देश में तो इसकी वजह से जो एडवांस रिस्क मॉडलिंग है वो लेकर आएंगे, बेटर क्लेम मैनेजमेंट लेकर आएंगे, डिजिटल अंडरराइटिंग लेकर आएंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें लेकर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, इस बिल के तहत जो आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके भी पावर्स को एक्सपैंड किया गया। पहले इश्यूज क्या थे, जैसे फ्रेगमेंटेड रेगुलेशंस था, एनफोर्समेंट उतना तेजी से नहीं होता था, अप्रूवल्स एक्सेसिव थे, तो इसकी वजह से इश्यूज आ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, नए पावर्स दिए गए हैं आरडीआई को, सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग कर दिया गया है, स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज की गई हैं, अप्रूवल जो है फास्टर कर दिया गया है, चाहे वो दो कंपनी है मान लो इंश्योरेंस की, उनको मर्ज करना है, शेयर ट्रांसफर करना है एक कंपनी से दूसरे कंपनी, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये सब आपका पावर दिया गया है और ज़्यादा आईआरडीआई को। अच्छा, इसमें री इंश्योरेंस रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। अच्छा, ये होता क्या, पहले इसको समझ लो। री इंश्योरेंस, जैसे मान लो भारत में बहुत सारी कंपनी है, राइट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, बहुत सारी इंश्योरेंस की कंपनी है, लेकिन ये इंश्योरेंस की कंपनी को भी बड़ा झटका लग सकता है ना। मान लो कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं पर मान लो पैंडमिक आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उस जगह पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब सोचिए वहां पर जिन जिन लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो भट्टा बैठ सकता है, वो कहाँ से पैसा अचानक से इतना सारा लाएंगे और लोगों को मुआवजा देंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो कई बार ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, खुद अपने आप को भी इंश्योर करा लेती हैं किसी दूसरे कंपनी से। मतलब यहां पर एक कंपनी है जो इस इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर कर रही है कि कभी इस तरह का डिजास्टर वगैरह आता है और बहुत सारा क्लेम आ जाता है, तो उस केस में उसकी भरपाई ये जो इंश्योरेंस कराया है जिनसे, उनको करना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि री इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। तो यहां पर चेंजेस अब क्या किए गए हैं कि जो फॉरेन री इंश्योरर्स है उनको जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था कि वो भारत में नहीं आ पा रहे थे फंड वगैरह की वजह से, उसको कम कर दिया गया है। ग्लोबल री इंश्योरर्स जो हैं वो ऑपरेट करें भारत में, उसको एनकरेज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी है सिंगल डोमेस्टिक री इंश्योरर के ऊपर, क्योंकि भारत में होते थे नहीं, तो वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो भारत का जो डिजास्टर रिजिलियंस है वो भी मजबूत होगा इसकी वजह से। फिर इसके अलावा एक फंड की बात कही गई है इसके अंदर, पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये है क्या, देखो ये एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा और ये फंड मैनेज करेगा आईआरडीएआई। और ये बेसिकली फंड, पैसा इसमें कहां कहां से आएगा, जो अनक्लेम्ड फंड है किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनको रिलीज करना था 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, लेकिन वो क्लेम नहीं कर रहा है कोई जिसका पर्सन है, तो वो अनक्लेम्ड फंड इस फंड के अंदर में आ जाएगा। पेनल्टी जो है वो इस फंड के अंदर जमा होंगी, रेगुलेटरी लिवाइज इस फंड के अंदर जमा होगी। और इस फंड का इस्तेमाल किस में किया जाएगा, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को बताने के लिए कि आपके लिए इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिस सेलिंग के लिए, फास्टर ग्रीवियंस रिडर्सल के लिए, इस तरह के कैंपेन्स वगैरह चलाए जाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है इसके तहत कि एलआईसी की जो ऑटोनॉमी है वो और बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो एलआईसी है वो और जल्दी अप्रूवल कर सकेगी जोनल ऑफिसेज के लिए, न्यू ब्रांचेस के लिए, और जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो भी इससे कम होगा। कॉम्पिटिटिव पैरिटी विथ प्राइवेट इंश्योरर्स आपको देखने को मिलेगा एलआईसी का भी, एंड इट एनेबल्स एलआईसी टू कम्पीट ग्लोबली। वो अपना जो पब्लिक कैरेक्टर है, क्योंकि पब्लिक कंपनी एक प्रकार से सरकार का बड़ा स्टेक है एलआईसी के अंदर, तो उसके बावजूद भी ये ग्लोबली कम्पीट कर पाएगी। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट बताऊं तो एक तो लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल भारत में आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज होंगे एक्चुरियल सर्विसेज में, क्लेम्स प्रोसेसिंग में, इंश्योर टेक में। और कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, कंज्यूमर्स को और ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे, प्रीमियम कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, उनको और कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, फास्टर क्लेम सेटलमेंट होगा,
बेटर हेल्थ और लाइफ कवरेज होगा। फिर इसके अलावा रूरल और सोशल सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या होगा, बेसिकली जो क्रॉप इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ कवर, इन सबको भी एक्सपैंड किया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत, उनको भी एक प्रकार से सपोर्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ पर ऑपोजिशन के कई कंसर्न्स थे, क्रिटिसिज्म था। एक तो क्या है कि फॉरेन कंपनीज का जो डोमिनेंस है ना, उसका एक बड़ा डर है, खतरा है कि जो फॉरेन कंपनीज है भारत में आएंगी, हमारे जॉब्स को खा जाएंगी, हमारी जो खुद की कंपनीज हैं उसको कहीं ना कहीं निकल जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर का कंसर्न है कि मैंने आपको बताया ना, इंश्योरेंस को स्ट्रैटेजिक सेक्टर की तरह देखा जाता है। यहाँ पर ऑपोजिशन चाहता था कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इसको पास करवा दिया। फिर इसके अलावा मार्केट स्केप्टिसिज्म, मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आएगा भारत की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बोला जा रहा है इसका फायदा होगा। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी यही आया है कि जो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, इंडियन कंट्रोल में है चीज़ें, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा इसके तहत। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ग्लोबली, यूके हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया, सब ने 100% कर रखा था, लेकिन भारत का नहीं था। सो इंडिया नाउ अलायंस विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से आप समझ में आ गया होगा इस इंश्योरेंस सेक्टर में क्या बदलाव किया गया और क्या इंपैक्ट होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।